तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, या फिर दोनों लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन किसके आएंगे, साइकोलॉजी के आएंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 30 ऐसे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन 30 क्वेश्चनों की बात करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे कि उस क्वेश्चन को किस प्रकार से अभी तक घुमा घुमा करके पूछा जा चुका है, उसके नियम, उसके जो ऑप्शंस है, उससे कौन कौन से अभी तक प्रश्न बन चुके हैं, उन सभी क्वेश्चनों का अपन विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो आज की हमारी ये क्लास है, 19 नंबर की क्लास है। उससे पहले अपन ने 18 क्लासों की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। पिछले 18 क्लासों के अंतर्गत मैंने ठीक इसी प्रकार से 30-30 क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो अपने चैनल पर जाना, वहां पर प्लेलिस्ट बन रखी है मनोविज्ञान के नाम से, वहां पर आप पिछले 18 क्लासें देख सकते हो। और बाकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आप सबको पता है कि अपनी जो पीडीएफ थी वो 1000 क्वेश्चनों की थी। कितने की थी? प्रीवियस ईयर के साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार रिपीट होने वाले 1000 क्वेश्चनों की पीडीएफ थी। उसमें से मैंने 371 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं पिछली 18 क्लासों के अंतर्गत। ठीक है, तो इस क्लास के अंतर्गत अपन 372वें से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का 372वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ये क्वेश्चन ये मान लो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई सी भी एग्जाम हो उसके अंतर्गत यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो देखो, सीखने के नियम किसने दिए थे? एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सीखने के नियम किसने दिए थे? वो दिए थे थॉर्नडाइक ने। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। आप सबको पता है कि थॉर्नडाइक के कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक तो थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था, जिसको प्रयत्न भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने क्या दिए थे? सीखने के नियम भी दिए थे। और इसके अलावा थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और जब आप बुद्धि का सिद्धांत पढ़ते हो उसमें थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये सारे क्वेश्चन हो गए किसके? थॉर्नडाइक के, जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब यहां पे लिख रखा है कि सीखने के नियम या अधिगम के जो नियम है वो किसने दिए थे? सबसे पहले तो थॉर्नडाइक ने दिए। अब ये सीखने के नियम दो प्रकार के बताए थे, एक तो बताए थे मुख्य नियम और एक बताए थे गौण नियम। जिसमें से मुख्य नियम कितने थे? 3 नियम थे। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा मुख्य नियम है, कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो इन तीनों का नाम जरूर याद रख लेना। इसके अलावा 5 नियम कौन से बताए थे? गौण नियम बताए थे। इनको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे देख लेना एक बार, लेकिन मुख्य नियम जरूर याद होने चाहिए। उसमें से पहला नियम था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, और तीसरा था कौन सा? प्रभाव का नियम। अब यहां पे इसने लिख रखा है कि सीखने का कौन सा नियम नहीं है, मतलब कि ये इसकी और इसकी दोनों की बात कर रहा है। तो 5 और 3 8 हो गए, मतलब 8 में से कौन सा नहीं है? तो तत्परता का नियम तो एक मुख्य नियम अपने को पता है। तनाव का नियम नहीं है, ध्यान रख लेना, तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। वैसे आप बेसिक इंफॉर्मेशन के आधार पर कर सकते हो कि तनाव का नियम कोई सीखना नहीं होता है। ठीक है, तनाव के माध्यम से कोई सीखा नहीं जा सकता। इसके अलावा प्रभाव का नियम एक मुख्य नियम है और अभ्यास का नियम एक मुख्य नियम है। ठीक है, अब आपको एग्जाम में पूछ ले कि कौन से नियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि आप घोड़े को कहां पर लेकर जा सकते हो, मतलब तालाब के पास लेकर जा सकते हो, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। बताओ कौन से नियम का उदाहरण है? तो ध्यान रख लेना, ये तत्परता के नियम का उदाहरण है। किसका है? तत्परता का नियम। मतलब कि आपको तैयारी तो खुद को ही करनी पड़ेगी, टीचर केवल आपको सिखा सकता है, या कोई भी जो आपको अधिगम करता है, मतलब जो भी अधिगम कराने वाला है, वो आपको केवल सिखा सकता है। सीखना तो आपको ही पड़ेगा, तैयारी तो आपको ही करनी पड़ेगी, तैयार तो खुद को ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कौन सा नियम है? तत्परता का नियम है। इसके अलावा ध्यान रख लेना, आपको पूछे कि अगर कोई बच्चा बार 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 रिपीटेशन करता है, दोहराव के माध्यम से याद करने की कोशिश करता है या सीखने की कोशिश करता है, तो वो किस में आता है? वो अभ्यास के नियम में आता है। ठीक है, इसके अलावा प्रभाव का नियम ये कहता है, देखो प्रभाव के नियम की अलग अलग परिभाषाएं हैं। पहले शुरू में बताई गई थी कि प्रभाव के नियम के अनुसार ये व्यक्ति अगर किसी सीखे हुए ज्ञान से संतुष्ट हो जाता है तो वो ज्ञान सीख जाता है। मतलब अगर किसी चीज से संतुष्ट हो गया तो वो ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है, और अगर उससे असंतुष्ट हो गया तो वो उसे कभी भी सीख नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके इसे
प्रोत्साहन यानी कि पुनर्बलन और दंड का नियम बता दिया। किसका बना दिया? पुनर्बलन और दंड का नियम। मतलब कि अगर आप बच्चे को सिखाने के बाद में पुनर्बलन करोगे यानी कि उसका प्रोत्साहन करोगे तो वो उस ज्ञान को सीख जाता है, और अगर आप उसको दंड दोगे तो वो उस ज्ञान को कभी भी सीख नहीं पाता है। तो ये हो गया अपना प्रभाव का नियम। ध्यान रख लेना, इस क्वेश्चन को इसलिए डिटेल में करा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन से 100% एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 373। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से मैं आपको लगभग 15-20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराने वाला हूं इसी क्वेश्चन के माध्यम से। देखो निम्न में से कौन से सीखने के गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आप सबको पता है कि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछली 18 क्लासों के अंतर्गत मैंने आपको इसको रटा चुका हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीखने के गेस्टाल्टवाद सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था भाई साहब, एक तो था वर्दीमर। कौन था? वर्दीमर, या जिसे आप वर्दाइमर भी बोलते हो। ठीक है, एक कौन था? कोहलर था, और एक कौन था? कोपका था। कौन था? कोपका था। याद कैसे करवाया था मैंने भाई? कोहली ने वर्दी पहन करके कोपका यानी कि कोफ्ता खाया और गैस निकाल दी। क्या निकाल दी? गैस निकाल दी। देखो याद कराने की ट्रिक बता रहा हूँ, कोई विराट कोहली पे मत चल जाना। मैं तो ऐसे एग्जांपल की मतलब कैसे करके कुल मिला करके अपने को याद हो जाए। ठीक है, तो कोहली ने वर्दी पहन करके कोफ्ता खाया और फिर गैस निकाल दी, तो ये याद हो गया। मतलब कि गेस्टाल्टवाद की थ्योरी किसने दी थी? 3 लोगों ने मिलकर के दी थी। वैसे तो मेन इसका नाम है वर्दाइमर का। मेन अगर आपको पूछ ले एग्जाम में तीनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको वर्दाइमर करना है या फिर उपयोग सभी करना है। ठीक है, अगर उपयोग सभी नहीं हो तो आपको वर्दाइमर करना है। तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत 3 लोगों ने दिया था, एक तो वर्दीमर है, एक कोहलर है और एक कौन है? कोपका है। ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई साहब? पावलोव दे रखा है, स्किनर दे रखा है, थॉर्नडाइक दे रखा है और कोहलर दे रखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखो भाई साहब, सबसे पहले तो गेस्टाल्टवाद पर कितने क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं। सबसे पहले बात कि गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो 3 लोगों ने दिया। कौन कौन थे? वर्दीमर, कोहलर और कोपका। ठीक है साहब, इसके अलावा ये कहां पर दिया गया था? कौन से देश में इस मतलब विचारधारा को दिया गया था? तो ये जर्मनी में दी गई थी। कहां पर दी गई थी? जर्मनी में दी गई थी। ठीक है साहब, इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गेस्टाल्टवाद किस घटना पर आधारित था? तो ये 5-5 घटना पर आधारित है। ठीक है, किस पर घटना पर आधारित है? 5-5 घटना पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं भाई साहब और कौन सा क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन से बनता है। देखो सबसे पहले पकड़ते हैं अपन पावलोव को। पावलोव के सारे क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम के रटा चुका हूं अभी तक कितनी क्लासों में, फटाफट से बता देता हूं। देखो पावलोव कहां के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। कौन सा सिद्धांत दिया था? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके अलावा किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। आपको पूछ ले अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है? पावलोव को कहा जाता है। किसका? अनुबंधन का जनक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए पावलोव के। अब बात करते हैं भाई साहब दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्किनर का। स्किनर के सारे क्वेश्चन फटाफट बता देता हूं। स्किनर का पूरा नाम क्या है? बीएफ स्किनर है। कहां के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और स्किनर का और कौन सा क्वेश्चन है भाई? अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग की थ्योरी किसने दी थी? वो भी स्किनर ने दी थी। इसके अलावा स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। और ध्यान रख लेना अधिगम में पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन मानता है? स्किनर मानता है। स्किनर पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है किसमें? अधिगम में। ये सारे क्वेश्चन हो गए किसके? स्किनर के, जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं थॉर्नडाइक साहब। थॉर्नडाइक के सारे क्वेश्चन बता देता हूं। अमेरिका का रहने वाला था। इसने सिद्धांत दिया था प्रयासम त्रुटि का सिद्धांत। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इसको शिक्षा मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की एक शाखा है, कौन सी? शिक्षा मनोविज्ञान, उसका जनक भी कौन है? थॉर्नडाइक है। इसके अलावा प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है, क्योंकि इसने ही शिक्षा मनोविज्ञान को दिया था। इस कारण से प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इसने जब आप बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ते हो उसमें एक सिद्धांत दिया था मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, बहुबुद्धि यानी कि बहुबुद्धि नहीं, इसमें आएगा बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। मतलब मल्टी फैक्टर, बहुत सारे तत्व बताए थे बुद्धि के, वो सिद्धांत भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके अलावा अगर अपन कोहलर की बात करें तो कोहलर का एक तो योगदान था किसमें? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर। गेस्टाल्टवाद क्या है? एक विचारधारा है, एक स्कूल है। ठीक है, और इसी के माध्यम से, इसी विचारधारा पर कोहलर ने एक सिद्धांत भी दिया था अधिगम का। कौन सा था? अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। कौन सा दिया था? अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। किस पर प्रयोग किया था? चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था। और उसका नाम क्या था चिंपांजी का? उस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। ये सारे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में इस क्वेश्चन से बन चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से लगभग 15-20 क्वेश्चन ऐसे बता दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 374। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर देना। पिछली 18 क्लासें नहीं देखी हो तो जरूर देख लेना, आपको पूरी की पूरी साइकोलॉजी क्लास में याद हो जाएगी। ध्यान रख लेना, इतनी बार रिविजन कराता हूं मैं।
ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि डेली आपको क्लास मिलती रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 374। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। आप सभी जानते हो साइकोलॉजी के अंतर्गत लास्ट वाली यूनिट है जिसके अंतर्गत मूल्यांकन की बात की जाती है। अगर आपको मैं सबसे मेन बात है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि ऐसी शिक्षा देना, बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जिससे कि उसका जीवन यापन हो सके, मतलब कि वह कोई भी व्यवसाय कर सके या फिर अपने जीवन को जी सके, दूसरों पर डिपेंड ना रहे। तो वही क्या होता है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अब यहां पे क्या पूछ रहा है कि मूल्यांकन की जो प्रोसेस होती है उसके सोपान है, उसका कौन सा सोपान है। देखो, उद्देश्य का निर्धारण करना, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण। ठीक है साहब, अगले ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है मूल्यांकन की प्रवृत्तियों का चयन एवं निर्माण करना और उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मूल्यांकन के सोपान होते हैं। मतलब कि जब भी अपन मूल्यांकन करते हैं तो ये निम्नलिखित चरण होते हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो अपन उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि अपन मूल्यांकन क्यों करना चाह रहे हैं। इसके अलावा फिर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, मतलब इस उद्देश्यों को कैसे अपने को प्राप्त करना है उसके लिए अपन क्या कराएंगे, योजना बनाएंगे। इसके अलावा मूल्यांकन की प्रवृत्तियों का चयन एवं निर्माण, मतलब कि कौन सी पद्धति के माध्यम से, कौन सी विधि के माध्यम से अपन मूल्यांकन करने वाले हैं उसका निर्धारण करेंगे या उसका निर्माण करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारे चरण क्या होते हैं, मूल्यांकन के सोपान होते हैं। ठीक है, ये सोपान भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं बस आप, क्वेश्चन नंबर 375। देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 375 है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है तो यह किसका उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 100% अपने रीट एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% आता है। कौन सा है ये, अपन जब समायोजन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट वाला, तो उसमें क्या होता है, दो प्रकार की विधियां, प्रत्यक्ष विधियां और अप्रत्यक्ष विधियां। अप्रत्यक्ष विधियों को रक्षात्मक युक्तियां भी कहा जाता है। तो इन जो अप्रत्यक्ष विधियां हैं इस चैप्टर में, यहां से 100% एक क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे पिछले कितने भी पेपर देख लेना उठा करके, रीट में 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहीं से पूछा जाता है। अब देखो, ये सारी दे रखी है अपनी जो अप्रत्यक्ष विधियां हैं किसकी, समायोजन की। ठीक है, उसमें से एक अपने को बताना है। तो क्या कर रहा है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है, मतलब कि अब क्या होगा, टीचर ने उसको डांट दिया, टीचर के ऊपर तो वो गुस्सा नहीं निकाल सकता, तो वह क्या करेगा कि अपने से कमजोर के ऊपर क्या करेगा, गुस्सा निकालेगा। तो वो क्या कर दिया, उसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। जैसे अपन साइंस वाले विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं ना, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्यादा शक्तिशाली है तो दूसरे को हटा करके उसके स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, यानी कि विस्थापन कर दिया। तो कुल मिलाकर के अपने गुस्से का विस्थापन कर दिया। भाई टीचर ने उसके ऊपर डांटा, टीचर को वापस नहीं डांट सकता, इसलिए अपनी छोटी बहन पर गुस्सा निकाल दिया। तो उसने क्या कर दिया, ये विस्थापन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई विस्थापन विधि। आपको हमेशा याद रख लेना, इस क्वेश्चन से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको समायोजन वाले में अप्रत्यक्ष विधियां जरूर पढ़ के जानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 376। अल्बर्ट बंडूरा कौन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कंटस्ट याद करा चुका हूं कि अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था। वो दिया था अपना सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। कौन कौन से क्वेश्चन अल्बर्ट बंडूरा के बन चुके हैं। सबसे पहली बात तो कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो ध्यान रख लेना, एक तो जोकर था, सजीव के रूप में तो जोकर था, और निर्जीव के रूप में बेबी डॉल थी, यानी कि गुड़िया थी छोटी सी, उसके ऊपर प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ही हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो प्रयोग किस पर प्रयोग किया था, और दूसरा क्वेश्चन है इसका सिद्धांत कौन सा है। कौन सा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रख लेना, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को एक और नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है मॉडलिंग थ्योरी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसके सिद्धांत में यह बताया गया है कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से नकल करके सबसे ज्यादा सीखा जाता है। यानी कि जब आप बेबी डॉल जो छोटी गुड़िया थी उसको पीटोगे तो उससे बच्चा सीखेगा और उसके ऊपर नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि बच्चे क्या करते हैं, समाज का अनुकरण करते हैं, नकल करके सीखते हैं। तो इस कारण से इसको मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को। किसको, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है, अनुकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद में अब देखते हैं और ऑप्शन को। सबसे पहले व्यवहारात्मक सिद्धांत, या फिर आप बोल सकते हो व्यवहारवाद,
व्यवहारवाद का जनक कौन है? आपको जेबी वाटसन। कौन है व्यवहारवाद का जनक? जेबी वाटसन, जिसने अपने 11 माह के बेटे अल्बर्ट के ऊपर प्रयोग किया था, जिसको अल्बर्ट का प्रयोग भी कहा जाता है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ध्यान रख लेना, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। और जीन पियाजे की इस सिद्धांत के अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई गई थी। वो चारों अवस्थाओं का नाम ध्यान रख लेना, सेंसरी मोटर स्किल, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अभी तक इस क्वेश्चन से और इन ऑप्शनों से अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो साहब। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और आप अपने एक बार मतलब ढंग से पढ़ना, इसको सीरियस होकर के क्लास को लेना, आपको कंठस्थ ये याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 377, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। देखो पर्सनैलिटी की बात चल रही है यहां पर, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिवर्त अध्ययन, अधिगम एवं वृद्धि, उपचारात्मक अध्ययन, और ऑप्शन डी क्या दे रखा है? ऑप्शन डी है अपने पास इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रख लेना, व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या होती है? व्यक्तित्व विकास की होती है अधिगम एवं वृद्धि। ध्यान रख लेना, अधिगम एवं वृद्धि को व्यक्तित्व विकास की अवस्था कहा जाता है। यह फैक्ट बेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, लेकिन आप फैक्ट बेस है, इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 378। क्वेश्चन नंबर 378 है, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? मतलब कि शिक्षण का मतलब हो गया टीचिंग, अपन पढ़ा रहे हैं, तो उसको अधिगम में कैसे बदला जा सकता है, कि उससे कैसे सीख सकते हैं? तो ध्यान रख लेना, परीक्षाओं का आयोजन करके या रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सामने शिक्षण पर बल देकर या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। ध्यान रख लेना, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपना करके आप टीचिंग को यानी शिक्षण को अधिगम में बदल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 379। देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 379 है, किस स्थिति पर बच्चे ये जाने कि नियमांक को आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है। किसको? नियमांक को आपात स्थितियों में, मतलब कि अगर इमरजेंसी हो गई तो उसमें नियमांकों को मतलब नियमों को किस मतलब तोड़ा जा सकता है। तो किस स्थिति पर बच्चे ये जान पाते हैं? कौन सी स्थिति पर बच्चे ये जान पाते हैं? तो सीधी बात है, किशोर अवस्था में, स्वायत्त जो किशोर अवस्था होती है उस अवस्था में बच्चे ये जान सकते हैं कि उनके जो नियम है उनको इमरजेंसी में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये अपने बाल विकास वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है और काफी मतलब गहराई से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 380, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था बर्ट और बर्नर ने। किसने? बर्ट और बर्नर ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके अलावा देखो यहां पर ऑप्शन में लिख रखा है फ्राइड, सिगमंड फ्राइड इनका पूरा नाम है। इनके कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं? एक तो इनका सिद्धांत है कौन सा है? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इसके अलावा इन्होंने 3 मन बताए थे, कौन कौन से? अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन। इसके अलावा इन्होंने व्यक्तित्व के 3 बिंदु बताए थे, कौन कौन से? इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में 100% हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रख लेना और कौन सा है? कोहलर। कोहलर का मैंने आपको बता ही दिया भाई, ये गेस्टाल्टवाद सिद्धांत जो विचारधारा थी उसके एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक है। इनका सिद्धांत कौन सा था? अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत था। किस पर प्रयोग किया था? चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था, और उस चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अभी तक कोहलर के एग्जाम में बन चुके हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 381। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए। पिछली 18 क्लासें अगर आपने नहीं देखी हो तो अपने चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बन रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली क्लासें देख लेना। ऐसे ही मैंने 360 सॉल्यूशन वहां पर भी करा रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 381, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी का मतलब 3D थ्योरी। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? मतलब कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को किसने दिया था? तो ध्यान रख लेना, किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने बुद्धि का 3D सिद्धांत दिया था। आप तो जितना ज्यादा शॉर्ट में याद रखोगे उतना आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो 3D सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने 3D सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक देर का थ्रस्टन साहब, थ्रस्टन ने कौन सा दिया था? बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत दिया था। ग्रुप
जो फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी थी, वो दी थी थ्रस्टन ने। स्किनर के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूं, फटाफट से बता देता हूं। स्किनर का पूरा नाम बीएफ स्किनर है, ये अमेरिका का रहने वाला है। इसका सिद्धांत कौन सा है, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और इसने चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। अभिक्रमित अनुदेशन का जनक इसको कहा जाता है। और इसके अलावा स्किनर का कौन सा क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताना अगर कोई आपको और याद आ रहा हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 382। क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 382 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है। बताओ भाई, निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन कौन सा कथन करता है। यह एक गति परीक्षण है। निष्पादन परीक्षण का मतलब तो समझ गए ना, परफॉर्मेंस टेस्ट, मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस को जांचने वाला जो टेस्ट होता है उसको निष्पादन परीक्षण कहते हैं। तो उसके बारे में अपने को सही कथन बताना है। कौन सा कथन बताना है, सही कथन। यह एक गति परीक्षण है, ठीक है साहब। देखते हैं, ये एक शक्ति परीक्षण है, बिल्कुल नहीं। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल भाषा का तो प्रयोग होता ही है। ये एक विशेष योग्यता परीक्षण है, ध्यान रख लेना। सही कथन कौन सा होगा, ये एक विशेष योग्यता परीक्षण होता है। देखो, ये एक शक्ति परीक्षण नहीं होता, मतलब कि आपकी शक्तियों का जांचा नहीं जाता इसमें। निष्पादन का मतलब जरूरी नहीं है कि आप पावर की, मतलब पावर को ही जांचा जाए, आपकी योग्यताओं को जान सकते हैं। इसके अलावा ये एक गति परीक्षण नहीं है, ध्यान रख लेना। डायनेमिक जो टेस्ट वो नहीं है, इसमें भाषा का प्रयोग होता है। और ये एक विशेष योग्यता परीक्षण है, मतलब कि आपकी एबिलिटी को जांचा जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, तो निष्पादन परीक्षण क्या है, एक एबिलिटी टेस्ट है, स्पेशल एबिलिटी टेस्ट है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 383। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप बच्चे की अपेक्षा करेंगे। मतलब कि क्या करेंगे, अगर मान लो कि आप टीचर हो और कोई स्टूडेंट है, उसके अभिभावक कभी भी आपको स्कूल में मिलने नहीं आते, आप क्या करेंगे, बच्चे की अपेक्षा करेंगे। उपेक्षा बोलना चाहता है यहाँ पर। उपेक्षा मतलब कि उसको बड़ा बुला बोलेंगे, या फिर उसकी मतलब ऐसे भाई इसके माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे कुछ भी, या फिर अभिभावक को लिखेंगे, कोई लेटर वेटर लिखोगे या उसको बुलाने की कोशिश करोगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या फिर बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। ध्यान रख लेना, इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप टीचर बन जाओ, कोई बच्चे का मतलब अभिभावक कभी भी आपके स्कूल में आकर के मिलते नहीं है, उनको बुलाते हैं फिर भी नहीं आते हैं, तो आपको क्या होगा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका ये होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 384। क्या है, समायोजन की विधियां है। समायोजन मैंने आपको बताया था, एडजस्टमेंट वाला जो चैप्टर है उसकी समायोजन की विधियां कौन सी है। एक तो प्रत्यक्ष विधियां थी, एक अप्रत्यक्ष विधियां थी। इसके अलावा भी इनको बांटा गया है, जैसे कुंठा से, संघर्ष से, या एक और दो, दोनों दोनों होती है। ध्यान रख लेना, समायोजन की देखो कुंठा से भी होती है विधियां, संघर्ष की भी विधियां होती है, कई विधियां होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 385। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराने वाला हूं। देखो, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा की जाती है। ध्यान रख लेना, उपेक्षा का मतलब होता है कि उसकी बुराई की जाती है, उसकी आलोचना की जाती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है। ध्यान रख लेना, दो मनोवैज्ञानिक याद रख लेना, एक तो है जीन पियाजे। कौन है, एक तो पियाजे साहब है और एक वाइगोत्स्की है। इन दोनों से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। अब ऐसे याद रखो कि जीन पियाजे तो क्या मानता है, सबसे ज्यादा आनुवांशिकता को मानता है, यानी कि वंशानुक्रम को मानता है विकास में सबसे ज्यादा। भाई विकास किस पर डिपेंड करता है, आनुवांशिकता पर डिपेंड करता है। कौन मानता है, जीन पियाजे। याद कैसे रखोगे, भाई जीन पर मानता है। जैसे अपन सभी जानते हैं आनुवांशिकता में जो लक्षणों का ट्रांसफर होता है किसके माध्यम से होता है, जीनों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो जीन पियाजे किसको मानता है, जीन को मानता है, यानी कि आनुवंशिकता को मानता है। और वाइगोत्स्की किसको मानता है, वातावरण को। वा से हो जाएगा वातावरण, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान वाइगोत्स्की किसका मानता है, वातावरण का मानता है। तो सीधी बात है कि उपेक्षा किसकी करेगा, ये इसकी बात करेगा। मतलब कि ये कहता है कि आनुवांशिकता या जो भी जैविक घटक है, जैसे कि बुद्धि हो गई, माता पिता से आए हुए लक्षण हो गए, इसका विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कहता है वाइगोत्स्की। ये कहता है कि बच्चे के विकास पर केवल और केवल वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के किसकी उपेक्षा करता है, ये जैविक कारकों की उपेक्षा करता है, जैविक घटकों की उपेक्षा करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो वाइगोत्स्की के कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला, भाई विकास में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानते हैं, सबसे पहली बात तो ये विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं किसको, वातावरण को। ठीक है, समाज वगैरह को इनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जेड पी डी थ्योरी दी भी थी, जेड पी डी थ्योरी भी इन्होंने दी थी।
इसके अलावा वैगोसिकी का और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मतलब इन चीज़ों को रिकॉल करोगे उतना ही ज़्यादा आपको याद होगी। मेरे को भी शुरू शुरू में याद नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, बार 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 वो क्वेश्चन में रिपीट होती जा रही है, तो मैं आपको मतलब मेरे को कंठस्थ याद हो गई है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 386। देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 386 है, सामान्य बुद्धि के कारक है। देखो बुद्धि के कारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो जनरल फैक्टर होते हैं, एक स्पेशल फैक्टर होते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टरों की खोज किसने की थी, तो ध्यान रख लेना, स्पेयरमैन ने की थी। किसने की थी? स्पेयरमैन ने की थी। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। स्पेयरमैन ने जनरल फैक्टर और कौन से स्पेशल फैक्टरों की खोज की थी, ठीक है। तो सामान्य बुद्धि के कारक है, सामान्य बुद्धि के कारक है एक कारक जो उसके स्तर के बारे में भविष्यवाणी करता है, यहां तक एक बालक में सुधार किया जा सकता है, ठीक है साहब। ये तो सामान्य नहीं हुआ। बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन, बुद्धि के सामान्य वितरण में, नाम ही पता चल रहा है, सामान्य वितरण में मानक विचलन को क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि के कारक कहा जाता है। देखो कारकों की परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 387, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। बताओ भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता, देखो आपके रीट के सिलेबस में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसको व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मेरे को सही लग रहा है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। अगला ऑप्शन है, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल, दूसरा कथन भी सही है, तो हो जाएगा दोनों, एक और दो दोनों। मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता कुछ नहीं होती है, इसका मतलब ये होता है कि अध्यापक को क्या करना चाहिए कि बच्चों की योग्यताओं, उनकी रुचियों, उनकी आवश्यकताओं, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। अध्यापक की ये जिम्मेदारी होती है। यही व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्यापक की में मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, देखो ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 388। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन उसी बच्चे के पास जाता है जो चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेता है, ठीक है। उसके पास ही नोटिफिकेशन पहुंच पाता है, तभी आपको पता चलेगा। वैसे सुबह 7 बजे डेली आपको मेरे चैनल पर साइकोलॉजी की डेली सुबह 7 बजे ये क्लास मिल जाती है। पिछले 18 क्लासें मैंने कंप्लीट करा रखी है, जरूर देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। आपकी साइकोलॉजी में एग्जाम में 30 में से 25 क्वेश्चन, 25 प्लस क्वेश्चन सही करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस कर रहे हैं कि उस क्वेश्चन को घुमा घुमा करके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, उसके ऑप्शनों से अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं, ताकि अपने को कंटेस्ट याद हो जाए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, उससे पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 388 क्या कहता है भाई? एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है। मतलब कोई टीचर है, वह विद्यार्थियों को अलग अलग काम दे देता है। यह विश्वास करता है कि, मतलब कि क्या क्या विश्वास करता है? विद्यार्थी एक जैसा कार्य दिए जाना पसंद नहीं करते। इससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि टीचर को हमेशा बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। भाई प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है, उसकी आवश्यकताओं, उसकी रुचियों, उसकी योग्यताओं, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रख करके बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। अब यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है कि प्रत्येक बच्चे को अलग अलग काम सौंप रहा है। तो वो किस लिए सौंप रहा है? क्योंकि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके, किस बच्चे को कैसा कार्य पसंद है, कैसा नहीं है, ठीक है। तो उनको ध्यान में रख करके वो ऐसा कार्य करवा रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 389, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि है? देखो, प्रतिभावान विद्यार्थी या फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिनकी IQ मतलब 120 प्लस होती है, ठीक है, तो उनके लिए सबसे उचित गतिविधि क्या होती है? देखो भाई साहब, एक साथ 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक साथ हल करना, देखते हैं। उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना, ऐसा तो नहीं है। हाल ही में हुए विद्यार्थियों में आयोजित एक खेल पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहना, ये तो बिल्कुल नहीं। दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना, ध्यान रख लेना। प्रतिभाशाली अगर विद्यार्थी है तो वह क्या करेगा? जो दी गई अवधारणाएं होती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनसे क्या कर सकता है? वो उनको भली भांति समझ सकता है, जिसके कारण से फिर क्या करेगा? वो एक मौलिक नाटक लिखवा लेंगे उससे। मतलब कि उसने क्या क्या समझा उसको अपना आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, उससे कार्य करवाएंगे, ठीक है। वही प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 390, बोलने को प्रभावित करने वाले
गतिक विकार को कहा जाता है। बोलने को प्रभावित करने वाले मतलब कोई बच्चा अगर बोल नहीं पाता है, उसको बोलने में दिक्कत आ रही है, तो उसको प्रभावित करने वाले गतिक विकार कौन कौन से हैं, उन गतिक विकारों को क्या कहा जाता है? तो एप्रेक्सिया, एक है एफेजिया, ठीक है भाई साहब, अगले देख लेते हैं, या डिस्फोनिया, या फिर शब्द फोबिया। ध्यान रख लेना, अगर कोई बच्चे को बोलने में दिक्कत आ रही है, बोलने को प्रभावित करने वाले अगर आपको विकार पूछ ले, तो वह कौन से कहा जाता है? उसको अप्रेक्सिया कहा जाता है। प्रेक्सिया आपको ऐसे याद रख लेना भाई, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एक्सप्रेस का मतलब भी तो ये होता है भाई, बच्चा बोल नहीं पा रहा है। एक्सप्रेस का मतलब होता है बोल करके उसको एक्सप्रेस कर देना। अब यहाँ पे बोलने को प्रभावित कर रहा है विकार, तो क्या हो जाएगा? अप्रेक्सिया। कौन सा हो जाएगा? अप्रेक्सिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 391। अब ध्यान रख लेना, इस क्लास के अंतर्गत लगभग मैं आधे घंटे की डेली क्लास लगाता हूं, उसके अंतर्गत जितना हो सके उतने क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो अब आधे घंटे से ज़्यादा इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पूरा देख नहीं पाते हैं और पूरा स्किप कर जाते हैं, जिसके कारण से कुछ क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसलिए मैं छोटी क्लासें लगाता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज अपनी ये 19वीं क्लास थी। अब अपन सुबह 7 बजे कल सुबह 7 बजे अपनी 20वीं क्लास आएगी। पिछली 18 क्लासें जरूर देख लेना, पिछली 18 क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उनके माध्यम से मैं बार बार कोई एक क्वेश्चन को कम से कम भी नहीं तो 5-7 क्लासों में आ चुका है, तो उसको मैं कम से कम भी नहीं तो 10-20 बार तो मैं किसी भी क्वेश्चन को रिवाइज करा चुका हूँ। उससे क्या होता है कि अपने को कंटेस्ट याद हो जाता है। ठीक है, आपने आज की क्लास देखी, उसमें आपको पता चल गया होगा कि मैं किस प्रकार से 360 सॉल्यूशन कराता हूँ। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर जो बेल आइकन का बटन होता है उसको ऑल पर सेट कर लिया करो, जिससे कि अपना जैसे ही सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे 20वीं क्लास के अंतर्गत। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है।